नमस्कार आप सभी को बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पेडागोजी ऑफ हिंदी का लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी पेडागोजी ऑफ हिंदी सब्जेक्ट पे कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। आज हम टॉपिक करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं सीमाएं। इससे पहले हमने हिंदी भाषा क्या होती है, उसका महत्व, स्वरूप और उसके बारे में, उसकी पर्टिकुलरली हमने सिद्धांत भी किए हुए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं तो ज़रूर करें। अब देखिए देवनागरी लिपि क्या होती है और देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है और सीमाएं क्या है। तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है और अगर हम देखें इस लिपि को तो बहुत ही सरल है, वैज्ञानिक है और इस भाषा को बहुत अलग बनाती है जो इसकी लिपि है। वो कैसे, रीड करेंगे यहाँ पर और समझेंगे। यह कटु सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मातृभाषा ही श्रेष्ठ व प्रिय भाषा प्रतीत होती है। देखिए कुछ लाइंस हमेशा जब भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो कुछ ऐसी बातें लिखें जो बिल्कुल जैसे आम तौर पर एक चीज के बारे में हमें पता होती है। तो हमें पता है कि भाषा के बारे में कि हर इंसान को अपनी भाषा श्रेष्ठ लगती है और प्रिय होती है, उसको अपनी भाषा के प्रति प्यार होता है। तो ऐसी कुछ लाइंस आप लिख सकते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा लर्निंग भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका आंसर भी इजी हो जाएगा और वेटेज भी आप बढ़ा सकते हैं। वैसे तो विश्व की सभी लिपियां व भाषाओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो हर एक भाषा की अपनी एक अलग विशेषता होती है, हर एक लिपि की अपनी अलग विशेषता होती है, परंतु देवनागरी लिपि की विशेषताएं इतनी स्पष्ट एवं वैज्ञानिक है कि कोई भी विद्वान इसकी वैज्ञानिकता को अस्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि को लिपिबद्ध करने की क्षमता है। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि सिद्ध करने वाले प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? अब देखिए यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट ऐड करें, जितनी भी विशेषताएं हैं उनका एक फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। पहली है लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुसार। इस लिपि में चिन्हों के घोतक उसे ध्वनि के अनुसार ही होते हैं और इनका नाम भी उसी के अनुसार होता है, जैसे अ, आ, ओ, क, ख आदि। किंतु रोमन लिपि चिन्ह नाम में आई किसी भी ध्वनि का कार्य करती है, जैसे भ, अ, क, अगर हम इसको ब को पढ़ेंगे तो ये क, देन ल, य आदि। इसका यह कारण यह हो सकता है कि रोमन लिपि वर्णात्मक है और देवनागरी यहाँ पर ध्वन्यात्मक। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हिंदी में हम देखते हैं कि अक्सर हम जो ध्वनि निकालते हैं हम अक्षर भी वही लिखते हैं, परंतु हम इंग्लिश से उसको कंपेयर करेंगे या रोमन लिपि से। मैं इंग्लिश का आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे इंग्लिश में सी और के की ध्वनि जो होती है वो सेम होती है, पर हिंदी में ऐसा नहीं है। स और सी और उसके लिए आप देखेंगे क के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग ध्वनियाँ प्रस्तुत हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम भ की बात करें या ब की बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश में सिर्फ बी है, लेकिन हिंदी में ब और भ दो यहाँ पे अक्षर होते हैं। तो हिंदी में ज्यादा ध्वनि है। जो ध्वनि हम पढ़ते हैं वही ध्वनि, जो ध्वनि हम अपने तालू से निकालते हैं वही ध्वनि हम लिखते भी हैं। दूसरी विशेषता की तरफ पढ़ेंगे, लिपि चिन्हों की अधिकता। विश्व में किसी भी लिपि में इतनी लिपि प्रतीक नहीं है। अंग्रेजी में ध्वनियाँ 40 के ऊपर है और अंग्रेजी में ध्वनियाँ 40 के ऊपर है, किंतु केवल 20 लिपियाँ चिन्हों से काम होता है। उर्दू में भी ख, घ, छ, ठ, ढ, थ, ध, फ, म आदि के किस लिए लिपि चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि उर्दू में भी अगर हम देखते हैं तो हिंदी के मुकाबले उतने जितनी ध्वनियां हम निकालते हैं या चिन्ह जितने हैं हिंदी में, उतने और किसी भाषा में नहीं है। इनको व्यक्त करने के लिए उर्दू में हे से काम चलाते हैं।
इसे दृष्टि से बाहरी से उत्पन्न होने वाली अन्य कई भारतीय भाषाओं में लिपियों की संख्या की कमी नहीं है। तो हिंदी में बात की जाए तो कोई कमी नहीं है, जितनी भी भाषाएं हैं देखिए, चाहे वो हम ध्वनियों की बात करें तो हर ध्वनि के अनुसार अक्षर है, और साथ में हर ध्वनि के अनुसार चिन्ह भी है। तो बहुत सारी हम बोल सकते हैं ऐसा एक भाषा में इतना सारा लाइक लिपियों का होना, लिपि चिन्हों का होना, ध्वनियों का होना, वो सिर्फ हिंदी भाषा में देखा गया, और ये इसे सबसे अलग भी बनाती है। और यहाँ पे सिर्फ हिंदी की ही बात ना करें तो हम भारतीय अन्य भाषाओं को भी देखें हमारे देश की, तो उन्होंने भी लिपि की भी संख्या, उनमें भी लिपि की संख्याओं की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लिपि चिन्हों की पर्याप्तता की दृष्टि से देवनागरी रोमन और उर्दू से अधिक संपन्न है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया जो हमने इन भाषाओं का अ, अ, दूसरी लिपियों से, तो हमने पाया कि हिंदी में जितना हमें वैरायटी मिलती है, अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ चिन्ह मिलते हैं, वो और किसी अन्य भाषा में नहीं है। अगली विशेषता यहाँ पर है, तीसरी विशेषता, स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह। देवनागरी में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के लिए अलग अलग चिन्ह है उपलब्ध है, और रोमन में एक अक्षर में अ और आ को दो स्वरों को दिखाया जाता है। तो हम बात करें जैसे आ हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे अलग से हम इनको पढ़ते हैं, अलग अलग हमारे पास अक्षर है, पर इंग्लिश में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंग्लिश में अलग अलग नहीं है, एक ही से वहां पर काम चलाया जाता है। तो देवनागरी में स्वयं में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी वैरायटी हिंदी भाषा में है, जो इसको अलग भी बनाती हैं बाकी सब भाषाओं से। चौथी विशेषता यहाँ पर है व्यंजनों की अक्षरिकता। इस लिपि के हर व्यंजन में साथ साथ एक स्वर अ का योग रहता है, जैसे च प्लस अ च। इस तरह किसी भी लिपि में अक्षर को तोड़ना अक्षरिकता कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात करें हमारे हिंदी भाषा में जितने भी अक्षर हैं उनके साथ हम अ जोड़ सकते हैं, च म ल, तो ल प्लस अ। तो वहाँ पे दो शब्दों को जोड़कर हम बोल सकते हैं, एक तरह से वो शब्द बना है। तो इसी को अक्षरिकता कहते हैं, जब हम अ का योग लगा देते हैं एक शब्द पे। इस लिपि का यह एक अवगुण भी है, किंतु स्थान कम घेरने की दृष्टि से यह विशेषता भी है। तो स्थान कम घेरा जाए तो हम च और अ नहीं लिखते हैं, सीधा च लिखते हैं, शॉर्टकट हम इसे एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में कमल तीन वर्णों के संयोग से लिखा जाता है, जबकि रोमन में 6 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम देखेंगे, अगर हम क म ल को क के बाद अ लगाएं, म के बाद अ लगाएं, ल के बाद अ लगाएं, तो ये 6 अक्षरों का हो जाएगा। लेकिन क के बाद हम अ नहीं लगाते हैं, सिर्फ क लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है उसमें साथ में ध्वनि में क प्लस अ है, तभी क बनता है। तो यहाँ पे कमल को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हम 3 अक्षरों में लिख देते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश में, रोमन में इसकी, तो हम इसको 6 वर्णों में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल KAMAL। अगले विशेषता की तरफ बढ़ेंगे, सुपाठन एवं लेखन की दृष्टि। किसी भी लिपि के लिए अत्यंत आवश्यक गुण होता है कि उसे आसानी से पढ़ा और लिखा जा सके। इस दृष्टि से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है, उर्दू की तरह नहीं, जिसमें जूता को जोता जोता आदि कई रूपों में पढ़ने की गलती अक्सर लोग कर देते हैं। अब यहाँ पे उर्दू और हिंदी का कंपैरिजन किया गया है कि हिंदी में हम जो लिखते हैं उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, मतलब जिसको हिंदी का ज्ञान है वो अगर जूता लिखा हुआ है तो उसको जूता ही पढ़ता है। लेकिन वहीं उर्दू भाषा की हम बात करें तो अगर उसमें जूता लिखा है तो उसको
पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है। जो एक उस भाषा का महारथी है वही उसको ढंग से पढ़ सकता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग जूता को जोता जोता इस तरीके से पढ़ देते हैं उर्दू में, लेकिन हिंदी में ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। अब देवनागरी लिपि की सीमाएं और उनके समाधान क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में सिर्फ हम यहाँ विशेषताओं तक ही सीमित रखते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं। देवनागरी लिपि हमारी, देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है, तो ये लाइन यहाँ पे जरूर आप ऐड कर सकते हैं, और हाईलाइट भी अगर चाहें तो इसको ब्लैक पेन से कर सकते हैं। हिंदी भाषा के अगर आपको नोट्स चाहिए हो पेडागोजी ऑफ हिंदी के, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी और सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो सभी सब्जेक्ट्स के प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही नोट्स अवेलेबल हैं। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।